अब हम लोग देखते हैं गुरुत्वीय विभव के बारे में। अब हम लोग जानते हैं गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय विभव क्या होती है इसके बारे में हम लोग जानते हैं भाई कि गुरुत्वीय विभव क्या होती है। इस चीज़ के बारे में हम लोग देखते हैं कि गुरुत्वीय विभव क्या होती है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। क्लियर? तो चलिए गुरुत्वीय विभव को देखते हैं भाई। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, गुरुत्वीय विभव को हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, इस चीज़ को 1 बाय 1 करके। क्लियर? तो जो गुरुत्वीय विभव होता है वो वास्तव में किस प्रकार की होती है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, जिसको 1 बाय 1 समझने वाले हैं। आप लोग नोट डाउन करते हुए चले जाएंगे, जितना नोट डाउन करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। क्लियर? तो इस गुरुत्वीय विभव को हम लोग देखते हैं। देखिए ये जो गुरुत्वीय विभव होते हैं क्या होते हैं, किसी वस्तु को गुरुत्वीय क्षेत्र में, किसी वस्तु को गुरुत्वीय क्षेत्र में, देखिए किसी वस्तु को गुरुत्वीय क्षेत्र में ना, कोई भी वस्तु है, चाहे वस्तु ए के रूप में रहे, बी के रूप में रहे, किसी के भी बीच में रहेगा, अगर उसको हम लोग गुरुत्वीय क्षेत्र में, किसी वस्तु को गुरुत्वीय क्षेत्र में, किसी वस्तु को गुरुत्वीय क्षेत्र में क्षेत्र के विपरीत दिशा में ले जाने पर, विपरीत दिशा में ले जाने के लिए, विपरीत दिशा में ले जाने के लिए हमें कार्य करना पड़ता है, ले जाने के लिए हमें कार्य करना पड़ता है, तथा यदि वस्तु को स्वतंत्रतापूर्वक गुरुत्वीय क्षेत्र की स्थितिज ऊर्जा में, गुरुत्वीय क्षेत्र की दिशा में, गति करने के लिए दिया जाए, तो हमें कार्य की प्राप्ति होती है, क्लियर? इस चीज़ को हम लोग देखते हैं यहाँ से कि अगर हम लोग गुरुत्वीय विभव की स्थिति पर हम लोग देखते हैं, गुरुत्वीय विभव के अंतर्गत इस चीज़ को देख रहे हैं कि यदि किसी वस्तु को हम लोग देख रहे हैं, देखिए भाई यहाँ से किसी वस्तु को गुरुत्वीय क्षेत्र में, क्षेत्र के विपरीत दिशा में ना, कोई भी गुरुत्वीय क्षेत्र है उसके क्षेत्र के विपरीत दिशा में, जैसे इस प्रकार का क्षेत्र है तो इस प्रकार का इसका क्षेत्र, ये दिशा है, ये इसकी विपरीत दिशा है, भाई ठीक है। विपरीत दिशा में ले जाने के लिए हमें कार्य करना पड़ता है। अब यहाँ पर कोई ए है, यहाँ पर कोई बी है, अब इसको यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको वर्क करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है, जिसको हम लोग कार्य बोलते हैं, कार्य करना पड़ता है। तथा यदि वस्तु को स्वतंत्रतापूर्वक गुरुत्वीय क्षेत्र की दिशा में गति करने दिया जाए तो हमें कार्य की प्राप्ति होती है। तो हमें किसकी प्राप्ति होती है? कार्य की प्राप्ति होती है। अब जाहिर सी बात है कि वहाँ से उस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाओगे या इस पॉइंट को उस पॉइंट तक ले जाओगे तो वर्क तो करना ही पड़ेगा ना, तो कार्य किया जाए। तो इसी को हम लोग देखते हैं एकांक द्रव्यमान के स्वरूप में, ठीक है। तो एकांक द्रव्यमान, तो यहाँ पर हो जाएगा एकांक द्रव्यमान की वस्तु को अनंत से, एकांक द्रव्यमान की वस्तु को अनंत से, वस्तु को किससे? अनंत से, वस्तु को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के, गुरुत्वीय
गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, किसी बिंदु तक लाने में जितने कार्य की प्राप्ति होती है, जितने कार्य की प्राप्ति होती है, जितने कार्य की प्राप्ति होती है, उसे उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव कहते हैं। उसे उस बिंदु पॉइंट पर क्या कहते हैं? गुरुत्वीय विभव कहते हैं। ठीक है, इसी चीज़ को यहाँ पर ये बोल रहा है कि किसी वस्तु को गुरुत्वीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में ले जाने के लिए हमें कार्य करना पड़ता है तथा यदि वस्तु का स्वतंत्रता पूर्वक गुरुत्वीय क्षेत्र की दिशा में गति करने के लिए दिया जाए तो हमें कार्य की क्या होती है? प्राप्ति होती है तथा एकांक द्रव्यमान की वस्तु को किसको? एकांक द्रव्यमान की जो वस्तु है उसको अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के अनंत से, यहाँ पर अनंत है, यहाँ पर ये अनंत है, इन्फिनिटिव है, कि गुरुत्वीय क्षेत्र तक किसी बिंदु तक लाने में जितने कार्य की प्राप्ति होती है, देखिए, किसी बिंदु तक लाने में जितने कार्य की प्राप्ति होती है उसे उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव कहते हैं। उसे उस बिंदु पर क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय विभव कहते हैं। इस तरीके से है, ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ये इन्फिनिटिव से यहाँ तक किसी बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य इस तरीके से हो जाएगा। तो आप लोगों को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के अंतर्गत आएगा, जिस चीज़ में हम लोग ये चीज़ देख रहे हैं कि किसी वस्तु को हम लोग जब गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी क्षेत्र के विपरीत दिशा में ले जाने के लिए हमें कार्य करना पड़ता है तथा यदि वस्तु का स्वतंत्रता पूरा गुरुत्वीय क्षेत्र की दिशा में अगर हम लोग गति करने के लिए दिए जाते हैं, कोई भी गति रहेगा, चाहे वह गतिज ऊर्जा के रूप में हो, चाहे वह स्थितिज ऊर्जा के रूप में हो, चाहे चाहे के हो, चाहे यू हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे यूनिट बेस पे हो, तो एकांक द्रव्यमान की वस्तु को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक एकांक द्रव्यमान की वस्तु को, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एकांक द्रव्यमान की वस्तु को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करने की प्राप्ति होती है उसे उस बिंदु पर क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय विभव कहते हैं। गुरुत्वीय विभव कहते हैं। इसके बाद का जो कंटेंट है वो है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। अब इस पर हम लोग देखेंगे, जो ऊर्जा होती है दो प्रकार की होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है और गतिज ऊर्जा होती है। तो गुरुत्वीय को हम लोग स्थितिज ऊर्जा के स्वरूप में देखेंगे। किसके रूप में देखेंगे? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में हम इस चीज़ को देखने वाले हैं। तो अगला जो हमारे पास कंटेंट है वो है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं भाई। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, इस चीज़ को देखते हैं भाई। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हमारे पास है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। क्लियर? तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को देखते हैं हम लोग। किसी पिंड को अनंत से किसी अन्य पिंड तक, किसी पिंड को अनंत से कहाँ से? अनंत से किसी अन्य पिंड तक, किसी पिंड को अनंत से किसी अन्य पिंड, किसी अन्य पिंड के गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए
किए गए कार्य को उस बिंदु पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उस बिंदु पर क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। उस बिंदु पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बेस से हम लोग इस चीज़ को देखे हैं कि किसी पिंड को अनंत से किसी अन्य पिंड के क्लियर, इस चीज़ को देखिए, किसी पिंड को अनंत से किसी अन्य पिंड के गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में आपको ये चीज़ याद रखना है कि किसी पिंड को अनंत से किसी अन्य पिंड के गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को पूछा जाता है कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो यहाँ पर आप लोग गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में इस चीज़ को बोलोगे कि किसी पिंड को अनंत से किसी अन्य पिंड के किसी पिंड को अनंत से किसी अन्य पिंड के गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मतलब ये है कि अगर हम लोग इसको गुरुत्वीय क्षेत्र में अगर इस चीज़ को हम लोग गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव उस बिंदु पर एकांक द्रव्यमान की स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, इसी चीज़ को ये बोल रहा है कि अर्थात जब हम उसकी गणना करते हैं या उस पर हम लोग जाते हैं तो क्या होता है कि गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चाहे वह ए बिंदु रहेगा, बी या सी, कोई भी बिंदु आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, पर गुरुत्वीय विभव उस बिंदु पर एकांक द्रव्यमान की स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? यू होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। क्लियर? क्या होती है बोलने से? यू स्थितिज ऊर्जा होती है। अतः यदि किसी बिंदु पर लिखने का तात्पर्य है, लिखा है लेकिन मैं क्यों लिख रहा हूँ ताकि आप लोग भी लिखो। किसी भी चीज़ को लिख करके याद की जाती है तो माइंड में ज़्यादा सेटअप रहता है। क्लियर? अतः यदि किसी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव भी हो, गुरुत्वीय विभव भी हो तो m द्रव्यमान के पिंड की उस बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा, उस बिंदु पर क्या? स्थितिज ऊर्जा m भी होगी। स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? m भी होगी। स्थितिज ऊर्जा उसकी क्या होगी भाई? m भी होगी। इसी चीज़ को बोल रहा है कि यदि किसी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव भी हो तो m द्रव्यमान के पिंड की उस बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा m भी होगी। मतलब द्रव्यमान और विभव दोनों का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। अतः गुरुत्वीय क्षेत्र के, तब हम लोग ये बोल सकते हैं कि अतः गुरुत्वीय क्षेत्र के किस पर? गुरुत्वीय क्षेत्र, क्योंकि हम लोग गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में पढ़ रहे हैं तो आपके पेज पे तो वही आएगा भाई कि अतः गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर
रखे वस्तु के द्रव्यमान, बिंदु पर रखे वस्तु के द्रव्यमान, वस्तु के द्रव्यमान, वस्तु के द्रव्यमान तथा उस बिंदु पर, तथा उस बिंदु पर, तथा उस बिंदु पर, उस बिंदु पर, क्लियर, इसी चीज को बोला है देखो। अतः गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर, गुरुत्वीय क्षेत्र किसी बिंदु पर, कोई भी बिंदु ले सकते हैं भाई, एस20, ये आपका मन है कि किसी बिंदु पर रखे वस्तु के द्रव्यमान, उस वस्तु का जो भी द्रव्यमान रहेगा m, बस जो भी द्रव्यमान रहेगा, तथा उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव के, तथा उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव के, वस्तु क्या हो जाएगा, वस्तु के द्रव्यमान, अतः गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे वस्तु के द्रव्यमान तथा उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव के, उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव के, उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव के, गुरुत्वीय विभव के गुणनफल, गुणनफल, गुरुत्वीय विभव के गुणनफल, यहाँ पर दिया है ना गुणनफल, गुणा के रूप में, गुणनफल को उस बिंदु पर, उस बिंदु पर रखे, उस बिंदु पर रखे, देखिए उस बिंदु पर उस वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, इसे U से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मल्टीप्लाई के बेस पे हुआ ना, U इक्वल टू आपका m इंटू भी, इसी को बोल रहा है कि स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय विभव, द्रव्यमान गुणित क्या है, गुरुत्वीय, इस तरीके से आपके पास विभव है, मतलब U इक्वल टू है mv, U इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका mv। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बेस पर अगर इस चीज़ को हम लोग देखते हैं कि किसी पिंड को अनंत से किसी अन्य पिंड के गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अर्थात गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव, उस बिंदु पर एकांक द्रव्यमान की स्थितिज ऊर्जा होती है, जिसे हम लोग किसी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव भी मान लेते हैं और m द्रव्यमान के किसी पिंड को उस बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा के रूप में अटैचमेंट करते हैं, मतलब m के साथ भी को जोड़ देते हैं भाई। अतः गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे वस्तु के द्रव्यमान, वस्तु के द्रव्यमान तथा उस बिंदु पर रखे गुरुत्वीय विभव के गुणनफल को उस बिंदु पर रखे उस वस्तु की क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। गुरुत्वीय विभव अटैचमेंट है और चूंकि यहाँ पर U आपका जुड़ा हुआ है, इस कारण से यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्थितिज ऊर्जा के रूप में इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। इसे U से क्या करते हैं, शो अप करते हैं। तो ये सेकेंड चीज़ था हमारे पास, जिसमें हम लोग ये देखें कि यह गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के एकॉर्डिंग होती है। चलिए अगला जो हमारे पास कंटेंट है उस कंटेंट को देखते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी। ये अक्सर एग्जाम में आता है भाई, पलायन वेग क्या है, इसके लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पलायन वेग क्या है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि पलायन वेग क्या होती है। इससे पहले आप लोग देख लिए कि गुरुत्वीय विभव क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, प्रीवियस वीडियो हम देख चुके हैं। गतिज ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा के लिए आप लोग व्यंजक को भी देख चुके हैं। इसके बाद में आप लोग क्या देखें, गुरुत्वीय विभव को देख लिए, गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा भी देख लिए, जिसमें U इक्वल टू mv होता है, जिसमें गुरुत्वीय विभव और उसके जो द्रव्यमान होता है दोनों के बीच के गुणनफल को हम लोग गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, जिसमें U इक्वल टू m डॉट v, मतलब m और v का मल्टीप्लाई के रूप में ये दोनों चीज आया था। अब हम लोग अभी कंटेंट में देखने वाले पलायन वेग। तो वास्तव में पलायन वेग क्या होती है, ये किस प्रकार होती है, ये किससे रिलेटेड होती है, पलायन वेग से हम दैनिक जीवन में किस प्रकार के निष्कर्ष निकालते हैं, पलायन वेग किससे रिलेटेड होती है, इन सारे चीज़ों को हम लोग इस टॉपिक में, इस पलायन वेग के माध्यम से हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पलायन वेग हमारे पास, जिसको स्केप वेलोसिटी बोलते हैं। स्केप नहीं है ना, स्केप है, देखिए स्केप, ESCAP, स्केप वेलोसिटी। चलिए तो इस चीज़ को हम लोग देखते हैं पलायन वेग के रूप में। किसके रूप में देखते हैं भाई, पलायन वेग के रूप में देखते हैं। इस चीज़ को हम लोग देखते हैं यहाँ पर पलायन वेग के रूप में देखते हैं। चलिए इसको हम लोग देखते हैं किसके रूप में, पलायन वेग के रूप में। ये है आपका पलायन वेग, स्केप वेलोसिटी, स्केप वेलोसिटी, स्केप वेलोसिटी होता है ये। चलिए जब किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाता है, जब किसी पिंड को ऐसा ऊपर की ओर फेंका जाता है, देखिए इस तरीके से, ठीक है, जब किसी पिंड को इस तरीके से ऊपर की ओर इस तरीके से फेंका जाता है, यहाँ से इस तरीके से ऊपर की ओर फेंका जाता है, क्लियर, उसी चीज़ को बोल रहा है। जब किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाता है, जब किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाता है, ऊपर की ओर फेंका जाता है, फेंका
जाता है। जब किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वह एक निश्चित ऊंचाई तक एक निश्चित ऊंचाई तक पुनः पृथ्वी सतह पर वापस आ जाता है। पुनः पृथ्वी सतह पर वापस आ जाता है। वापस आ जाता है। क्लियर? इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। कोई भी बात है, जब हम पत्थर किस तरीके से फेंकते हैं या किसी भी टुकड़े को फेंकते हैं, कोई भी वस्तु को फेंकते हैं, वो पुनः वापस इस तरीके से आ जाता है पृथ्वी। जैसे कि इस इलेक्ट्रिकल पेन को इस तरह फेंकूंगा तो पुनः धरती पर, पुनः पृथ्वी पर वापस लौट जाती है। पुनः पृथ्वी पर क्या हो जाती है? वापस लौट जाती है। उसी चीज़ को देखते हैं। जब किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वह एक निश्चित ऊंचाई तक जाकर पुनः पृथ्वी सतह पर वापस आ जाता है। पुनः पृथ्वी सतह पर क्या हो जाता है? वापस आ जाता है। क्लियर? जैसे इस वस्तु को मैं यहाँ से पृथ्वी के धरातल पे है, यहाँ से फेंका, यहाँ से पुनः पृथ्वी पर इस तरीके से आ जाएगा। पुनः पृथ्वी धरातल पर इस तरीके से क्या हो जाएगा? आ जाएगा। ठीक है। पिंड का प्रारंभिक वेग जितना अधिक होता है, पिंड का प्रारंभिक वेग ना, जो आप लोगों का पिंड का प्रारंभिक वेग, जिसको यू से हम लोग सॉल्व करते हैं, मान लेते हैं कि पिंड का प्रारंभिक वेग यू है, अंतिम वेग क्या है आप लोगों का भी है। तो पिंड का प्रारंभिक वेग जितना अधिक होता है, पिंड का प्रारंभिक वेग जितना अधिक होता है, उसके द्वारा अधिकतम प्राप्त ऊंचाई उतनी ही अधिक होती है, तो पलायन वेग से हम लोग देखते हैं कि जब किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाता है, देखिए, जब किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वह एक निश्चित ऊंचाई तक जाकर पुनः पृथ्वी की सतह पर वापस आ जाता है। पिंड का प्रारंभिक वेग, मान लेते हैं पिंड का प्रारंभिक वेग u है। पिंड का प्रारंभिक वेग जितना अधिक होता है उसके द्वारा अधिकतम प्राप्त ऊंचाई उतना ही अधिक होती है। तो इस चीज़ को हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं कि जब हम किसी पिंड को इस तरीके से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं भाई, तो अब पुनः पृथ्वी पर आ जाती है कुछ के बाद। ठीक है। तो अगर हम जब किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वह एक निश्चित ऊंचाई तक जाकर पुनः पृथ्वी सतह पर वापस आ जाता है। पिंड का प्रारंभिक वेग जितना अधिक होता है उसके द्वारा अधिकतम प्राप्त ऊंचाई उतनी ही अधिक होती है। अतः यदि पिंड के प्रारंभिक वेग को हम लोग पिंड के प्रारंभिक वेग को क्रमशः बढ़ाते जाएं, पिंड को क्रमशः बढ़ाते जाएं तो पिंड की पृथ्वी सतह से ऊंचाई क्रमशः बढ़ती जाती है भाई, बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, क्यों नहीं बढ़ेगी, क्योंकि उसका वेग प्रारंभिक वेग u है, अंतिम वेग क्या है? v है, बढ़ती जाती है। तथा एक स्थिति ऐसी आती है
तथा एक स्थिति ऐसी आती है। इस चीज़ को फिर से मैं रिपीट करने जा रहा हूँ, देखिए। अतः यदि पिंड के प्रारंभिक वेग को क्रमशः बढ़ाते जाएं तो पिंड की पृथ्वी सतह से ऊंचाई क्रमशः बढ़ती जाती है तथा एक निश्चित स्थिति ऐसी आ जाती है भाई, तथा एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर अंतरिक्ष में चला जाता है, तथा पृथ्वी सतह पर वापस नहीं आता है। क्लियर? क्रमशः बढ़ते जाता है तथा एक स्थिति ऐसी आती है कि पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर अंतरिक्ष में चला जाता है, अंतरिक्ष में चला जाता है तथा पृथ्वी सतह पर वापस नहीं आता है। ठीक है, एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर लेती है और अंतरिक्ष में चली जाती है तथा पृथ्वी सतह पर वापस कभी भी नहीं आती है। ठीक है, तो पिंड के इस प्रारंभिक वेग को पलायन वेग कहते हैं। पलायन करना है नहीं बोलते हैं, देखे हो तकदीर वाला पिक्चर में जो चित्रगुप्त रहता है, पलायन करते हैं मतलब वापस नहीं आना, पलायन करना मतलब और उसके बाद दोबारा नहीं आना, वही पलायन में है। तो पिंड के इस प्रारंभिक वेग को पिंड के इस प्रारंभिक वेग को पलायन वेग कहते हैं। क्या वेग कहते हैं? पलायन वेग कहते हैं। वेग कहते हैं, इस चीज को पलायन वेग कहते हैं। अतः किसी पिंड का वह प्रारंभिक न्यूनतम वेग, अतः यहाँ से हम लोग संक्षेप में बोल सकते हैं, अतः किसी पिंड का वह प्रारंभिक वेग जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी सतह से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर, ऊर्ध्वाधर इस तरीके से लंबवत ऊपर की ओर फेंकने पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के बाहर चला जाता है। मतलब गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के बाहर चला जाएगा तो जमीन पर फिर वापस थोड़ी आएगा यार, बिल्कुल नहीं आएगा। तो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के बाहर चला जाता है तथा पृथ्वी सतह पर वापस नहीं आता है। किस पर? पृथ्वी सतह पर वह वापस नहीं आता है। तब क्या कहलाता है भाई? वह पलायन वेग कहलाता है। तब वह क्या कहलाता है? पलायन वेग कहलाता है। इस तरीके से आप लोगों को बोला गया है कि पलायन वेग की दृष्टि से अगर हम इस चीज़ को देखते हैं तो क्या होता है, जब किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो वह एक निश्चित ऊंचाई तक जाकर, जब किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो वह एक निश्चित ऊंचाई तक जा करके पुनः पृथ्वी सतह पर वापस आ जाता है। और पिंड का प्रारंभिक वेग जितना अधिक होता है उसके द्वारा अधिकतम प्राप्त ऊंचाई उतनी ही अधिक होती है। अतः यदि पिंड के प्रारंभिक वेग को क्रमशः बढ़ाते जाए तो पिंड की पृथ्वी सतह से ऊंचाई क्रमशः बढ़ती जाती है तथा एक स्थिति ऐसी आती है भाई कि पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाती है और अंतरिक्ष में चली जाती है। तो इसको हम लोग पृथ्वी पर जो वापस नहीं आती है, इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? पलायन वेग बोलते हैं। तो ये था आप लोगों का पलायन वेग से रिलेटेड। चलिए आगे का कंटेंट को देखते हैं। इस पलायन वेग से संबंधित एक जो महत्वपूर्ण सूत्र है, इस महत्वपूर्ण सूत्र को आप लोगों को याद रखना है भाई। पहला क्या है पलायन वेग के लिए? पलायन वेग v इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट में GR इक्वल टू अंडर रूट 2 GM/r होता है। पलायन वेग का मान पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। पलायन वेग का मान पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, पलायन वेग का मान। तो पहला हम लोग फार्मूला में देखें कि पलायन वेग v इक्वल टू
पलायन वेग v इक्वल टू अंडर रूट क्या होता है 2gr, अंडर रूट 2gr इक्वल टू होता है अंडर रूट के बेस पे 2 के बेस पे gm/r होता है, ये होता है इसका वैल्यू। ठीक है, दूसरा क्या चीज़ बोल रहा है, दूसरा ये बोल रहा है पलायन वेग का मान पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो दूसरा क्या बोल रहा है, पलायन वेग, ये जो है यहाँ पर पलायन वेग का मान पिंड के द्रव्यमान, पलायन वेग का मान पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो पलायन वेग का मान पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तीसरा चीज़ है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, तीसरा क्या है, पृथ्वी तल पर पलायन वेग का मान, तीसरा जो चीज़ है इस चीज़ को देखते हैं, पृथ्वी तल पर पलायन वेग का मान, पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो इसी चीज़ को बोला है कि पृथ्वी तल पर पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, चौथा इस चीज़ को देखते हैं, चौथा क्या है, पृथ्वी सतह से h ऊंचाई पर पलायन, पृथ्वी सतह पर h ऊंचाई पर पलायन क्या होते हैं, इस चीज़ को देखते हैं। तो ये हो जाएगा पृथ्वी सतह से h ऊंचाई पर, मतलब हाईएस्ट h ऊंचाई पर पलायन जो होता है वो क्या होता है, वेग होता है वो अंडर रूट जो अभी बताए हैं 2gm/r + h, जहाँ पर v का मान कितना होगा, यदि हम लोग इसको चंद्रमा के तल पर देखा जाए तो यदि चंद्रमा तल में पलायन वेग कितना होता है, v इक्वल टू 2.4 किलोमीटर पर सेकंड के अंतराल में होता है। क्लियर, तो ये आप लोगों का पलायन वेग से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु था, जिसमें पलायन वेग v इक्वल टू अंडर रूट 2gr के बेस में था, जिसमें अंडर रूट 2gm/r पलायन वेग का मान पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। पृथ्वी तल पर पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के बेस पे होता है। पृथ्वी सतह से h ऊंचाई पर पलायन वेग इस तरीके से होता है, वेग बराबर होता है अंडर रूट 2gm/r + h, और चंद्रमा तल में पलायन वेग आपका इस तरीके से होता है, v इक्वल टू 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड के अंतराल में ये होता है। ये आपका महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि पलायन वेग से क्या है, रिलेटेड है। आगे इस कंटेंट को हम लोग देखते हैं। अगला है चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति का कारण। वास्तव में चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति का क्या कारण है, रीजन ऑफ एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन मून। चंद्रमा पर जो वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण क्या होते हैं, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो इसको 1 बाय 1 करके इस चीज़ को हम लोग देखते जाते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखते हैं, चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति का कारण। तो इस कारण को हम लोग यहाँ पर देखते हैं भाई, वास्तव में इसका कारण क्या है, इसका मुख्य कारण किस तरीके से है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखते जाते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि किसी ग्रह के चारों ओर वायु, कोई भी ग्रह है भाई इस तरीके से, कोई भी ग्रह है इसके चारों तरफ का जो वायु है इस तरीके से वायु है, वायु अथवा गैसों के घेरे, वायु के अथवा गैसों के घेरे को वायुमंडल कहते हैं। ये आप लोगों तो वायुमंडल ही कहलाएगा, ये आपका क्या कहलाएगा, वायुमंडल कहलाएगा। ये आपका वायुमंडल हो गया, वायुमंडल हो गया। और बोल रहा है कि वायुमंडल में वायु के सूक्ष्म कण, वायुमंडल में वायु के सूक्ष्म कण, वायुमंडल में। अब यहाँ पर है इसका सूक्ष्म कण तो इस तरीके से रहेगा, जैसे यहाँ डैश डैश के माध्यम से मैं यहाँ पर किया हूँ। ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, सूक्ष्म कण है भाई, ये आपका सूक्ष्म कण हो जाएगा, ये आप लोगों को क्या हो जाएगा, सूक्ष्म कण हो जाएगा। क्लियर, सूक्ष्म कण जिसको हम लोग अणु बोलते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा के कारण, ऊष्मीय ऊर्जा के कारण। अब इसमें आ गया आप लोगों का ऊष्मीय ऊर्जा, देखिए यहाँ पर आ गया ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा के कारण सभी संभव दिशाओं में, सभी संभव दिशाओं में, मतलब इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, सभी संभव दिशाओं में, सभी संभव दिशाओं में जहाँ पॉसिबल हो दिशाओं में विभिन्न वेग से अनियमित गति, विभिन्न वेग से अनियमित गति करते रहते हैं, विभिन्न वेग से। अब यहाँ पर जो वेग है उसमें विभिन्न गति से इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से आप लोग क्या करते हैं, गति करते रहते हैं। अनियमित गति, अनियमित गति ना, अनियमित गति,
यहाँ से क्या कर रहे हैं, अनियमित गति कर रहे हैं। देखिए इसी चीज़ को बोल रहा है कि किसी ग्रह के चारों ओर वायु अथवा गैसों के, किसी ग्रह के चारों ओर वायु अथवा गैसों के घेरे को वायुमंडल कहते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर वायु अथवा गैसों के घेरे को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में वायु के, जो वायुमंडल है उस वायुमंडल में वायु के सूक्ष्म कण आयु को, सूक्ष्म कण जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अणु बोलते हैं, जो कि अणु छोटे छोटे परमाणु से मिलकर के बने होते हैं, उसमें ऊर्जा के कारण सभी संभव दिशाओं में विभिन्न वेग से अनियमित गति करते रहते हैं, अनियमित गति करते रहते हैं। तब गैस अणुओं का वर्ग माध्य मूल, गैस अणुओं का, अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि गैस अणुओं का है, कोई भी इस तरीके से है गैस अणुओं का, इस तरीके से गैस अणुओं का वर्ग माध्य मूल, वर्ग माध्य मूल, वर्ग माध्य मूल, गैस अणुओं का वर्ग माध्य मूल चाल उसके परम ताप के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। उसके परम ताप के वर्ग के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। उसके ये आप लोगों के अनुक्रम 1 बाय परम ताप के अनुक्रमानुपाती होती है। इस तरीके से परम ताप के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, अर्थात हम लोग ये बोल सकते हैं कि गैस का जो ताप है जितना अधिक होगा उसके अणुओं का वर्ग माध्य मूल उतना ही अधिक होगा। वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, सॉरी अनुक्रमानुपाती है ना, यहाँ पर 1 नहीं आएगा भाई, मैं तो व्युत्क्रमानुपाती लिख दिया। ठीक है, अनुक्रमानुपाती है ये अनुक्रमानुपाती, मतलब परम ताप का मान जैसे जैसे बढ़ते जाएगा इसके वर्ग माध्य मूल का मान भी उतना ही अधिक बढ़ते जाएगा। तो इसी चीज़ को बोला है कि किसी ग्रह के चारों ओर वायु अथवा गैसों के घेरे को, किसी ग्रह के चारों ओर वायु अथवा गैसों के घेरे को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में वायु के सूक्ष्म कण, वायुमंडल में वायु के सूक्ष्म कण जैसे अणु ऊष्मीय ऊर्जा के कारण सभी संभव दिशाओं में विभिन्न वेग से अनियमित गति करते रहते हैं। अनियमित गति क्या करते हैं, करते रहते हैं। तो गैस अणुओं का वर्ग माध्य मूल चाल, गैस अणुओं का वर्ग माध्य मूल चाल उसके परम ताप के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। उसके परम ताप के वर्ग के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात गैस का ताप जितना अधिक होगा उसके अणुओं का वर्ग माध्य मूल मान उसके चाल का उतने ही अधिक स्वरूप होगा। ठीक है, तब हम लोग ये बोल सकते हैं, देखिए तब हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर देखिए कि चंद्रमा के तल पर यहाँ पर मून का जो रहेगा, इस तरीके से आप लोगों का मून है, इसका जो तल रहेगा भाई, इसका जो आपका तल रहेगा, ठीक है, तो चंद्रमा के तल पर पलायन वेग का मान लगभग 2 से 4 किलोमीटर पर सेकंड होती है। पलायन वेग का मान, इसके तल पर जो आप लोगों का पलायन वेग का मान है ना, यहाँ पर इसके तल पर पलायन वेग, इस पलायन वेग का मान 2 से 4 किलोमीटर पर सेकंड होता है। तथा सभी गैसों के अणुओं का वर्ग माध्य मूल चाल, तथा सभी गैसों का अणुओं का, इस तरीके से इसके अंतर्गत है या वहाँ पर भी है इस तरीके से, तो सभी गैसों के अणुओं का वर्ग माध्य मूल चाल 2.4 किलोमीटर 2.4 किलोमीटर पर सेकंड से अधिक होने के कारण चंद्रमा पर न ठहर कर, चंद्रमा पर वो रुकते नहीं है भाई, ना ठहर कर उसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से क्या होती है, बाहर चली जाती है। उसके गुरुत्वाकर्षण से क्या होती है, बाहर चली जाती है। अतः चंद्रमा में वायुमंडल नहीं होता है। इस कारण से चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है। क्वेश्चन में आता है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है, कारण दीजिए, 3 नंबर का आता है भाई। इस चीज़ को आप लोग देख लीजिए, क्लियर। तो आप लोग क्या लिखोगे, ये किसी ग्रह के चारों ओर जो वायु अथवा गैस का जो घेरा होता है उसको हम लोग वायुमंडल कहते हैं। तो वायुमंडल में जो वायु का सूक्ष्म कण होते हैं उसमें ऊर्जा कारण सभी संभव दिशाओं में अनियमित रूप से गति करने लगते हैं। गैस अणु का वर्ग माध्य मूल चाल उसके परम ताप के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब जैसे जैसे आप लोगों का परम ताप बढ़ते जाएगा उसका भी मान आप लोगों का वर्ग माध्य मूल चाल भी बढ़ते जाएगा, जिससे गैस का ताप जितना अधिक होगा उसके अणुओं का वर्ग माध्य मूल चाल उतना ही अधिक हो जाएगा। तब हम लोग चंद्रमा के तल पर जो पलायन वेग का मान होता है लगभग 2.4 किलोमीटर पर सेकंड के औसत से होता है। सभी गैसों के अणुओं का जो वर्ग मध्य मूल चाल होता है 2.4 किलोमीटर से अधिक होने के कारण चंद्रमा पर न ठहर कर उसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से क्या होती है, बाहर चली जाती है। अतः चंद्रमा में वायुमंडल नहीं होती है। इस कारण से अब जब बाहर चले जाएगी भाई तो वहाँ पर वायुमंडल तो होगा ही नहीं। इस कारण से चंद्रमा पर क्या होती है, वायुमंडल नहीं होती है। ये आप लोगों का चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति का कारण है, क्लियर।
आगे इसका कंटेंट को देखते हैं भाई। आगे हमारा क्या कंटेंट है, उपग्रह सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होती है इसको हम लोग जानते हैं। उपग्रह क्या होती है, ये 2 नंबर के क्वेश्चन है, 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि उपग्रह क्या होती है, इससे रिलेटेड हम लोग देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग सौर परिवार सोलर सिस्टम की तरफ अग्रसर होते हैं, सोलर सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो अब हमारा जो कंटेंट है वह है सैटेलाइट। हमारा जो कंटेंट है वो है आप लोगों का सैटेलाइट। सैटेलाइट के बारे में जानते हैं हम लोग। उपग्रह, ग्रह का क्या होता है आप लोगों का, उपग्रह होता है। तो चलिए सौर परिवार में हमारे पास, ठीक है, इस तरीके से है सौर परिवार आपका होता है ना, सौर परिवार। सौर परिवार या सौर मंडल में, सौर परिवार या सौर मंडल में ना, सौर परिवार है या इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, सौर मंडल, जिसमें सभी ग्रह रहते हैं, सौर मंडल। ठीक है, तो इसी चीज़ को बोल रहा है कि सौर परिवार या सौर मंडल में सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को, सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को, सूर्य की परिक्रमा, ये सूर्य है, सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को, ये सन है भाई, इसकी परिक्रमा इस तरीके से हो रही है, इस तरीके से है, ये पृथ्वी के बेस पे है भाई, ये परिक्रमा के बेस पे है। देखिए इस तरीके से कोई परिक्रमा कर रहा है भाई, ये सौर मंडल में इस तरीके से ग्रह हैं भाई। इस तरीके से सौर मंडल में इस तरीके से ग्रह हैं आप लोगों के पास। इस चीज़ को देखते हैं तो सौर मंडल में इस तरीके से सन के चारों तरफ क्या कर रहे हैं, परिक्रमा करने वाले पिंडों को ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रह। ये आप लोगों के प्लैनेट है, प्लैनेट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रह। ये आप लोगों का ग्रह है ना, ये आप लोगों का सन सूर्य है। ठीक है, तो सूर्य के ग्रहों की संख्या 9 है। सूर्य से ग्रहों की संख्या कितनी है, 9 है। तो इसी चीज़ को बोला जा रहा है कि सूर्य के ग्रहों की संख्या कितनी है, 9 है। सूर्य से ग्रहों की संख्या 9 है। जैसे मान लेते हैं 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक है मान लेते हैं, ये 9। ठीक है, जो विभिन्न कक्षाओं में इसके चक्कर लगाते हैं, जो विभिन्न कक्षाओं में इसके क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, जो विभिन्न कक्षाओं में इसके चक्कर लगाते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में इनके नाम इस प्रकार है। सूर्य से बढ़ती दूरी में इसके नाम इस प्रकार है। पहला बुध है, पहला बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, फिर आता है प्लूटो। इस तरीके से है। अगर इस चीज़ को हम लोग देखते हैं तो क्या होता है, पहला बुध के बेस पे आता है, पहला क्या होता है, बुध आता है, फिर दूसरा क्या आता है, शुक्र आता है, तीसरा क्या आता है, पृथ्वी आता है, चौथा क्या आता है, मंगल आता है, पांचवा क्या आता है, बृहस्पति आता है। पहला आप लोगों का इस तरीके से है, ये बुध है भाई, बुध के बाद कौन आता है भाई, शुक्र, बुध के बाद ये शुक्र आएगा भाई, शुक्र के बाद कौन आएगा, पृथ्वी आएगा भाई, ये आप लोगों का पृथ्वी है। पृथ्वी के बाद कौन आएगा भाई, मंगल, ये आप लोगों का मंगल है, जो कि मंगलकारी होता है। उसके बाद क्या आएगा, बृहस्पति आएगा, उसके बाद आपका ये बृहस्पति आएगा। बृहस्पति के बाद क्या आ जाएगा भाई आप लोगों का, ये शनि, ये शनि आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, ये आप लोगों का यूरेनस, ये आप लोगों का यूरेनस आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, नेपच्यून, नेपच्यून आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, प्लूटो, ये हो जाएगा आपका प्लूटो। इस तरीके से ये आप लोगों का सन है, सूर्य है। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा आपका इसके डिस्टेंस। ठीक है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, ये सातवां, ये आठवां, ये आपका 9वां है। क्लियर। तो सौर परिवार में इस तरीके से हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि सौर परिवार या सौर मंडल में सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को ग्रह कहते हैं। सूर्य के ग्रहों की संख्या 9 है, जो विभिन्न कक्षाओं में इसके चक्कर लगाते हैं रहते हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में इनके नाम इस प्रकार हैं, जिसमें बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है, नेपच्यून है और क्या है, प्लूटो है। तो ये सौर परिवार के अंतर्गत आते हैं, जो कि उपग्रह कहलाते हैं। तो सौर परिवार या सौर मंडल में सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को ग्रह कहते हैं। सूर्य के ग्रहों की ये संख्या कितनी है, 9 होती है, जो विभिन्न कक्षाओं में इसके चक्कर लगाते रहते हैं। सूर्य से बढ़ती
दूरी के क्रम में इनके नाम इस प्रकार हैं, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है और क्या है, यूरेनस है, नेपच्यून है एवं क्या है, प्लूटो है। तो ये उपग्रह के अंतर्गत हो गया भाई। अब आगे देखते हैं हम लोग इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु है, इस महत्वपूर्ण बिंदु का हम लोग एनालिसिस करते हैं, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो इसके महत्वपूर्ण बिंदु के आधार पर हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखते जाते हैं। देखिए, तो पहला जो चीज़ है, इस चीज़ में हम लोग पहला जो कंटेंट है इस चीज़ को देखते हैं। ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले को हम लोग क्या, ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह कहलाते हैं, उपग्रह कहते हैं उसको। ठीक है, प्रकृति प्रदत्त उपग्रहों को प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं। ठीक है, प्रकृति प्रदत्त उपग्रहों को प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं। उपग्रह क्या होते हैं, कहते हैं। ठीक है, तो ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले को उपग्रह कहते हैं और प्रकृति प्रदत्त द्वारा जो उपग्रह है, उपग्रहों को हम लोग प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं। थर्ड नंबर क्या है, मानव निर्मित द्वारा निर्मित उपग्रहों को, मानव निर्मित द्वारा निर्मित उपग्रहों को, मानव निर्मित द्वारा निर्मित उपग्रहों को कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कृत्रिम उपग्रह कहते हैं मानव निर्मित द्वारा को। ठीक है, इन ग्रहों के चारों ओर कुछ भी पिंड चक्कर लगा रहे हैं जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, उपग्रह कहते हैं। ठीक है, अर्थात ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले, जो भी ग्रह है भाई उसके चारों तरफ इस तरीके के परिक्रमा करने वाले, कोई भी आपका ग्रह है इस तरीके से इसका परिक्रमा करने वाले हैं, परिक्रमा लगाओ नहीं बोलते हैं, बस वही है चारों तरफ। तो ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंडों को हम लोग क्या बोलते हैं, उपग्रह कहते हैं। पिंडों को हम लोग क्या बोलते हैं, उपग्रह कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर है चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है, जैसे चंद्रमा पृथ्वी का क्या है, एक उपग्रह है जो 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में, याद रखिएगा 27 7 43 ये दिन है, ये घंटा है, ये मिनट है। 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में पृथ्वी की एक परिक्रमा पूर्ण कर लेती है। पृथ्वी की एक परिक्रमा पूर्ण करने में 27 दिन और 7 घंटा 43 मिनट लगता है। मंगल के उपग्रहों की संख्या 2 है। जो मंगल भाई साहब है उसका संख्या कितना है, उपग्रहों की संख्या 2 है। ठीक है, मंगल की उपग्रहों की संख्या कितनी है, 2 है। जबकि बुध, शुक्र और प्लूटो के, जबकि बुध, शुक्र और प्लूटो के कोई उपग्रह नहीं है। इसमें याद रखिएगा बुध, शुक्रवार और प्लूटो, ऐसा याद रखिएगा, इनके कोई उपग्रह नहीं है। ये सभी उपग्रह प्रकृति प्रदत्त हैं, ये सभी उपग्रह प्रकृति प्रदत्त हैं, जो प्रकृति द्वारा निर्मित हैं। अतः इन उपग्रहों को प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं। अतः इन उपग्रहों को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं। मानव निर्मित उन पिंडों को जो पृथ्वी की सतत परिक्रमा करते रहते हैं कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। तो मानव निर्मित है उसको हम लोग आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं और प्राकृतिक प्रदत्त को नेचुरल हम लोग सैटेलाइट कहते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु के अंतर्गत हम लोगों ने ये चीज़ को देख लिया कि ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करने को उपग्रह कहते हैं, प्रकृति प्रदत्त उपग्रहों को प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं, मानव द्वारा निर्मित उपग्रहों को कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। इन ग्रहों के चारों ओर कुछ भी पिंड चक्कर लगा रहे थे जिन्हें उपग्रह कहते हैं, अर्थात ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंडों को उपग्रह कहते हैं। तो यह महत्वपूर्ण बिंदु के अंतर्गत था। आगे देखते हैं कृत्रिम उपग्रह, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। वास्तव में कृत्रिम उपग्रह क्या होती है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर 1 बाय 1 करके इस चीज़ को हम लोग देखते हैं कि कृत्रिम उपग्रह क्या होती है इस चीज़ को। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कृत्रिम उपग्रह आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होती है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होती है इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो जब कोई उपग्रह पृथ्वी तल के समीप अर्थात पृथ्वी तल के ऊंचाई का मान पृथ्वी की त्रिज्या के सापेक्ष क्या हो, काफ़ी कम हो। ठीक है, कंडीशन लग रहा है कि जब कोई उपग्रह पृथ्वी तल के समीप मतलब पृथ्वी तल से ऊंचाई का मान पृथ्वी की त्रिज्या के सापेक्ष काफ़ी कम हो तथा पृथ्वी के चारों ओर एक कक्ष में परिक्रमण करता है। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर एक ही कक्षा में क्या करता है, परिक्रमण इस तरीके से करता है। क्या करता है, परिक्रमण करता है। तो उसकी कक्षीय चाल लगभग 8 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। तो उसकी कक्षीय चाल कितनी होती है, 8 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। अतः यदि हम किसी पिंड को पृथ्वी तल से कुछ 100 किलोमीटर ऊपर आकाश में भेजें
कुछ 100 किलोमीटर आकाश में भेजकर उसे लगभग 8 किलोमीटर पर सेकेंड का क्षैतिज वेग दे दें तो वह पिंड पृथ्वी के चारों ओर एक नियत कक्षा में चक्कर लगाते रहता है। ऐसे पिंड को कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। ऐसे पिंड को हम लोग क्या बोलते हैं? कृत्रिम उपग्रह बोलते हैं। तो कृत्रिम उपग्रह के माध्यम से हमारे सौरमंडल में क्या हो रहा है, ग्रहों की स्थिति क्या होती है, सौर परिवार क्या है, वहाँ से बहुत नॉलेज टेक्नोलॉजी के बेस पे मिलती है। इस कारण से कृत्रिम उपग्रह को, आर्टिफिशियल सैटेलाइट को हमारे अनुसंधान केंद्र से क्या किया जाता है? भेजा जाता है। तो इसी चीज़ को वह बोल रहा है कि जब कोई उपग्रह पृथ्वी तल के समीप या पृथ्वी तल से ऊंचाई का मान पृथ्वी की त्रिज्या के सापेक्ष काफ़ी कम होता है कि पृथ्वी के चारों ओर एक कक्षा में परिक्रमण करता है तो उसके कक्षीय चाल लगभग 8 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। अतः हम यदि किसी पिंड को पृथ्वी तल से कुछ 100 किलोमीटर ऊपर आकाश में भेजकर उसे लगभग 8 किलोमीटर पर सेकेंड का क्षैतिज वेग दे देते हैं तो वह पिंड पृथ्वी के चारों ओर एक नियत कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। ऐसे पिंड को कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। ऐसे उपग्रह को हम लोग आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं भाई। मानव निर्मित उपग्रह कृत्रिम उपग्रह कहलाता है और प्राकृतिक उपग्रह कहलाता है जो कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, जो कि पहले से बनाया हुआ है। अर्थात हम लोग ये कह सकते हैं कि मानव निर्मित उन पिंडों को जो पृथ्वी की परिक्रमा करते रहते हैं, पृथ्वी की क्या करते रहते हैं? परिक्रमा करते रहते हैं, कृत्रिम उपग्रह कहलाता है। क्या उपग्रह कहलाता है? कृत्रिम उपग्रह कहलाता है। इन उपग्रहों को पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्ष में परिक्रमण करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल पृथ्वी द्वारा आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। यहाँ पर जो पृथ्वी के चारों जो वृत्तीय कक्ष में गति करने के लिए, मतलब परिक्रमण करने के लिए जो आवश्यक अभिकेंद्र बल होता है वह पृथ्वी द्वारा आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। पृथ्वी द्वारा आरोपित किससे प्राप्त होता है? गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा प्राप्त होता है। तो कृत्रिम उपग्रह के अंतर्गत हम लोग इस चीज को देख रहे हैं कि जब कोई उपग्रह पृथ्वी तल के समीप, जब कोई जो उपग्रह होता है वह पृथ्वी तल से ऊंचाई का मान पृथ्वी के त्रिज्या के सापेक्ष काफ़ी कम होता है कि पृथ्वी के चारों ओर एक कक्षा में परिक्रमण करता है तो उसकी कक्षीय चाल लगभग 8 किलोमीटर पर सेकंड होती है। अतः हम यदि किसी पिंड को पृथ्वी तल से कुछ 100 किलोमीटर ऊपर आकाश में भेजकर उसे लगभग 8 किलोमीटर पर सेकंड के क्षैतिज वेग दे दें तो वह पिंड पृथ्वी के चारों ओर एक नियत कक्षा में चक्कर लगाते रहता है। ऐसे पिंड को कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। आगे देखते हैं, भारतवर्ष में कृत्रिम उपग्रह का उद्भव एवं विकास किस तरीके से हुआ, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखते हैं भाई। तो अंतरिक्ष में सर्वप्रथम रूस ने 4 अक्टूबर सन 1957, 4 अक्टूबर याद रखिए, पॉइंट आउट कीजिए, 4 अक्टूबर है सन 1957 है, 4 अक्टूबर 1957 को स्पुतनिक फर्स्ट नामक कृत्रिम उपग्रह का प्रक्षेपण किया। फिर 1 जनवरी 1958 को, यहाँ पर लिखिए 1 जनवरी सन 1958 को, 1 साल 58 को अमेरिका एक्सप्लोरर 1 नामक फर्स्ट अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित किया गया। ठीक है। फिर 12 अप्रैल सन 1961, तीसरा है 12 अप्रैल 1961 सन है आप लोगों का 1961 को प्रथम रूसी अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन ने अंतरिक्ष यात्री में बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा की। ठीक है, प्रथम रूसी अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन, इसका नाम आप लोग जानते ही हैं, यूरी गागरिन, भूगोल में आप लोग पढ़ेंगे भाई, यूरी गागरिन, क्लियर। यूरी गागरिन ने अंतरिक्ष यान में बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा की। हमारे देश में अंतरिक्ष संबंधित खोज के लिए सन 1972 में अंतरिक्ष विभाग एवं अंतरिक्ष आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, कब स्थापना की गई थी भाई? 1972, इस चीज़ को याद रखिएगा, अंतरिक्ष आयोग की यहाँ पर संगठन बनाया गया था, अंतरिक्ष आयोग की स्थापना की थी। 19 अप्रैल सन 1975 में भारत के द्वारा प्रथम कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट को रूस के प्रक्षेपण केंद्र से छोड़ा गया तथा अप्रैल 1984 में प्रथम भारतीय विंग कमांडर राकेश शर्मा ने रूसी अंतरिक्ष यात्री में बैठकर 1 सप्ताह तक अंतरिक्ष की यात्रा की। भारतवर्ष में अंतरिक्ष खोज का वर्ष उनके विकास अनुसार मुख्य संस्थान निम्नग्रह है। पहला, विक्रम भाई साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है युम्बा में,
विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र युम्बा में है, श्रीहरिकोटा रेंज आंध्र प्रदेश में है, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद में है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर क्या है, अहमदाबाद में है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4 हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र युम्बा में है, श्रीहरिकोटा रेंज आंध्र प्रदेश में है, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी सेंटर आपको कहाँ पर है, ये भी आंध्र प्रदेश में अहमदाबाद में है, और स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ये भी किस में है, अहमदाबाद के रूप में दिया गया है। तो अंतरिक्ष में सर्वप्रथम रूस ने 4 अक्टूबर 1957 को स्पुतनिक फर्स्ट नामक कृत्रिम उपग्रह के लिए इस चीज़ को बताया गया था, जिसमें भारतवर्ष में हमारे पास अनुसंधान केंद्र में बहुत सारी चीज़ों के लिए निराकरण करने के लिए दिया गया है। तो इसके अंतर्गत हम लोग विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में युम्बा, श्रीहरिकोटा रेंज आंध्र प्रदेश, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी सेंटर अहमदाबाद, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद के थ्रू से ये 4 रिसर्च सेंटर हैं। आगे देखते हैं भाई, कृत्रिम उपग्रह के अनुप्रयोग। कृत्रिम उपग्रह के अनुप्रयोग को देखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। कृत्रिम उपग्रह के अनुप्रयोग को हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। देखिए, कृत्रिम उपग्रह के अनेक अनुप्रयोग हैं। कृत्रिम उपग्रह के अनेक अनुप्रयोग हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण अनुप्रयोग निम्नलिखित है। जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण अनुप्रयोग आप लोगों का निम्नलिखित है। पहला क्या है, इस चीज़ को देखते हैं। पहला है दूरसंचार एवं रेडियो सिग्नलों के संचार में। पहला दूरसंचार एवं रेडियो सिग्नलों के संचार में होता है। भारतवर्ष द्वारा अब तक अनेक कृत्रिम उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जा चुका है, जिनमें से कुछ पर हमेशा असफलता भी प्राप्त हुई है, परंतु कुछ पर सफल कृत्रिम उपग्रहों का भी वर्णन अग्र सारणी में किया गया है। पहला, मौसम के पूर्वानुमान में। जब भी मौसम के पूर्वानुमान होता है, मौसम के पहले क्या आने वाली है, बारिश होने वाली, नहीं आने वाली है, तापमान कितना रहने वाला है, मौसम का टेम्परेचर कितना होगा, मौसम के पूर्वानुमान में इसका प्रयोग किया जाता है। और तीसरा, अंतरिक्ष में आने वाले विकिरणों के अध्ययन में। अंतरिक्ष में आने वाले विकिरणों का अध्ययन में। चौथा, वायुमंडल के ऊपरी क्षेत्रों के अध्ययन में किया जाता है। वायुमंडल के ऊपरी क्षेत्रों को अध्ययन में किया जाता है। पांचवा, भूगर्भीय जानकारी प्राप्त करने में। भूगर्भीय जानकारी प्राप्त करने में इसका उपयोग किया जाता है। छठा नंबर है युद्ध काल में जासूसी करने में। युद्ध काल में जासूसी करने में कि सामने वाला के पास क्या है, कितने भी अंतरिक्ष यात्रा, कितने अस्त्र शस्त्र हैं, उनकी अंतरिक्ष यात्रा में भेज करके इसकी की जाती है। और 7वां नंबर, मानव के अंतरिक्ष उड़ान एवं दूसरे ग्रहों तक पहुंचने में। अंतरिक्ष उड़ान में और दूसरे ग्रहों तक पहुंचने में इसका उपयोग किया जाता है। उल्का पिंडों के अध्ययन में इसका उपयोग किया जाता है। तो कृत्रिम उपग्रह के अनुप्रयोग के अंतर्गत आप लोगों ने क्या क्या देख लिया कि मौसम के पूर्वानुमान में, अंतरिक्ष में आने वाले विकिरणों के अध्ययन में, वायुमंडल के ऊपरी क्षेत्रों के अध्ययन में, भूगर्भीय जानकारी प्राप्त करने में, युद्ध काल में जासूसी करने में, मानव के अंतरिक्ष उड़ान एवं दूसरे ग्रहों तक पहुंचने में, उल्का पिंडों के अध्ययन में किया जाता है। उपग्रह की कक्षीय चाल। उपग्रह की कक्षीय चाल क्या होती है? ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट। उपग्रह की कक्षीय चाल क्या होती है? उपग्रह की कक्षीय चाल क्या होती है, इस चीज को हम लोग देखते हैं।